तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को समझने के यहाँ पे दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है चेंज इन डायमेंशन वाला तरीका है कि आप इस तरीके से समझ सकते हो, और दूसरा होता है रिवर्स चेन रूल वाला तरीका, आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। मैं दोनों तरीकों से आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप याद रख लीजिएगा, दूसरा भूल जाइएगा, ठीक है ना। तो पहले तरीके से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो जैसे हम बोलते हैं चेंज इन डायमेंशन, तो डायमेंशन को समझाने के लिए मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रखा है। रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ होती है, लेकिन इसकी लेंथ को मैंने एच से डोनेट किया है और उसकी विड्थ को मैंने डब्ल्यू से डोनेट किया, ठीक ना। और ये मैंने ऐसा क्यों किया, वैसे एल और बी होता है लेकिन मैंने एच और डब्ल्यू लिखा है, क्योंकि आपको ध्यान होगा जब मैंने सिखाया था शुरू की वीडियोस के अंदर कि इंटीग्रेशन करके हम एरिया अंडर द ग्राफ निकालते हैं, और वो एरिया निकालने के लिए हम रेक्टेंगल्स की हेल्प लेते हैं, और रेक्टेंगल की जो हाइट होती है वो फंक्शन से आती है और उसकी जो विड्थ होती है वो dx होता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने रेक्टेंगल में h और w यहाँ पे लिखा है। मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि मान लीजिए अगर मैं इस रेक्टेंगल की h जो है उसको चेंज कर देता हूँ, तो h को मैं कुछ h डैश लिख देता हूँ, ठीक है, एक नई हाइट मैंने बनाई। तो मेरा पॉइंट है कि क्या मुझे इसकी विड्थ को भी चेंज करना पड़ेगा, तो आंसर इज यस कि मुझे इसकी विड्थ को चेंज करना पड़ेगा। इसकी विड्थ अगर w है तो मुझे एक नई विड्थ w डैश बनाना पड़ेगा। अगर मेरे को सेम एरिया चाहिए, तो अगर मुझे सेम एरिया चाहिए तो अगर मैं इसकी हाइट चेंज करता हूं तो मुझे इसकी विड्थ को भी चेंज करना ही पड़ेगा, और अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा। जितना मैं हाइट में चेंज लाऊंगा उस हिसाब से मुझे विड्थ में चेंज लाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं इसकी हाइट को हाफ कर देता हूं तो मुझे इसकी विड्थ को डबल करना पड़ेगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है, तभी जाके एरिया उतना ही रहेगा, एरिया में चेंज नहीं आएगा। अब इसी लॉजिक को अगर आप यहाँ पे अप्लाई करें तो आप इस वाले तरीके से इंटीग्रेशन व सब्स्टिट्यूशन का जो मेथड है उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x dx, है ना। तो बेसिकली हम बोलेंगे ये हाइट्स की बात कर रहा होगा और ये विड्थ की बात कर रहा होगा। अब पॉइंट ये बनता है कि अगर हम इसकी हाइट को चेंज कर सकते हैं क्या, हम बोलेंगे हाँ चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया आपके साथ, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम 5x जो है उसको हम t पुट कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पे 5x को t पुट करूंगा तो ये cos 5x आगे जाके cos t बन जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। लेकिन जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि अगर हम हाइट में चेंज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे को विड्थ में भी चेंज करना पड़ता है। तो बिकॉज हम हाइट के अकॉर्डिंगली विड्थ में चेंज करेंगे, तो जो हमने हाइट में चेंज किया है उसी की हेल्प से विड्थ में जो चेंज आएगा, जो dx में जो चेंज आएगा, dx यहाँ पे विड्थ है, ठीक है ना, तो उसमें कितना चेंज आएगा उसको भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू जो हमने हाइट में चेंज किया है। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमने चेंज किया है इसका हम डेरिवेटिव कर देते हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आपका आंसर जाता है 5, और वहां पे अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो आपका जाता है डी टी बटे में dx, जैसे हम जब y का डेरिवेटिव करते हैं तो dy by dx आ जाता है, उस तरीके से यहाँ पे डी टी बटे में dx आ जाता है। अब उसके बाद जब हम वैल्यू निकालते हैं dx का, तो dx बिकॉज यहाँ पे वैल्यू की तरह है तो इसलिए हम बोलते हैं ये वैल्यू यहाँ डिवाइड हो रही है, वहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 5 जो हम मल्टीप्लाई वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो dx का वैल्यू हो जाता है dt डिवाइड बाय 5। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमने नई हाइट्स ली है उसको हम यहाँ लिख देते हैं, और जो हमने विड्थ की नई वैल्यू है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो आई होप पहले आपको ये चीज समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने हाइट में चेंज किया और हाइट के अकॉर्डिंगली विड्थ में चेंज किया, ठीक है ना। तो इसका आंसर तो इसका आंसर सेम ही रहेगा। अगर इसका एक आंसर आई है, अगर इसका आंसर को हम आई से डोनेट कर रहे हैं तो इसका आंसर भी आई आएगा, क्योंकि हमने जो चेंज किया वो अकॉर्डिंगली चेंज किया और हमारा एरिया या हमारा वैल्यू सेम होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एरिया की बात नहीं करता, एरिया के बाद डेफिनेट इंटीग्रल करता है, पर आप एक लॉजिक थोड़ा लगा सकते हैं, ठीक है ना। नाउ जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम बोलेंगे ये dt डिवाइड बाय 5 एक नंबर है, और इंटीग्रेशन जब नंबर होते हैं तो हम उसको ऐसे बाहर निकाल देते हैं, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था इंस्पेक्शन वाले मेथड के अंदर, ठीक ना। उसके बाद अंदर बचता है इंटीग्रेशन ऑफ cos t इंटू में dt, और उसको पढ़ने का तरीका बदल जाता है, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cos t विद रिस्पेक्ट टू t, तो इसको हम विद रिस्पेक्ट टू t पढ़ते हैं, और बोलेंगे करने का तरीका चेंज नहीं होता बिकॉज x की जगह पे बस t आए हैं, तो जो आप x में करते थे वो आपको t में करना होता है, ठीक है ना। तो मतलब इसका आंसर आ जाएगा 1/5, और cos t का जो इंटीग्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा sin t। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। एंड प्लस c आ जाएगा, और उसके बाद जो हमने t जो चेंज किया था उसको हम वापस यहाँ पे रिप्लेस कर देते, तो आंसर आता है 1/5 sin 5x प्लस में c। तो ये हमारा आंसर आ गया। और अगर आपको ये ध्यान हो, अगर आप इसी क्वेश्चन को इंस्पेक्शन का जो मेथड होता है इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन, उस मेथड से जब हमने प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व किया था तो भी हमारा आंसर यही आता था 1/5 sin 5x, ये अगर आपको ध्यान होगा, ठीक है ना। ये मेथड अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप ये दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, इसको हम रिवर्स चेन रूल वाला तरीका बोलते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको फर्स्ट ऑफ ऑल चेन रूल याद होना चाहिए। चेन रूल क्या होता है, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कंपोजिट फंक्शन के बारे में बताया था, जब फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन मौजूद होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने कंपोजिट फंक्शन लिखा हुआ है x² + 1 का होल स्क्वायर, और आपको ध्यान होगा जब कंपोजिट फंक्शंस के हम डेरिवेटिव करते हैं तो हम जो रूल लगाते हैं उसे हम चेन रूल बोलते हैं, ठीक है ना। और उसमें होता क्या है, पहले पूरे का डेरिवेटिव होता है और फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव होता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। कि कंपोजिट फंक्शन का जब डेरिवेटिव होता है तो चेन रूल लगता है और आंसर इस तरीके से आते हैं, एक फंक्शन आएगा और उसके बगल में मल्टीप्लाई हो रहा होगा उसी का डेरिवेटिव, क्योंकि चेन रूल काम ही इस तरीके से करता है। नाउ यहाँ पे मुझे बात करना रिवर्स चेन रूल का। रिवर्स चेन रूल तो बेसिकली आप सोचिए कि मैं आपको
ये देने की बजाय, ये वाला आंसर देने की बजाय मैं आपको ये बता दूं कि ये आंसर है, ये फंक्शन है और हमारे को एंटी डेरिवेटिव निकालना है, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब एंटी डेरिवेटिव होता है ना। तो अगर मैं आपको बोलूं ये एक फंक्शन, आपको इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, तो आपका आंसर होगा यार ऐसा तो तभी होता है फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो जब वो एक कंपोजिट फंक्शन रहा हो। तो आप क्लियरली यहाँ पे बोलेंगे इसका आंसर एक कंपोजिट फंक्शन होगा, बिकॉज कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव ऐसे आते हैं, एक फंक्शन और उसके बगल में उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है। तो क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं ये एक फंक्शन है जिसके बगल में उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये पक्का एक कंपोजिट फंक्शन होगा जिसका आंसर होगा। तो हम क्या करते हैं कि वो फंक्शन जिसका डेरिवेटिव मौजूद है उस फंक्शन को हम यहाँ पे टी लाइट कर लेते हैं। ऐसा लाइट करने से क्या होता है, अगेन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो हम बोलते हैं अगर हम इसको टी लाइट करेंगे तो उसके बाद जब हम डेरिवेटिव्स करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2x, जो कि वो वाला फंक्शन आ जाएगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पे आ जाएगा dt बटे में dx। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम dx की जब वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा dx विल बी इक्वल टू dx ऊपर आ जाएगा, 2x नीचे चला जाएगा, तो dx इक्वल टू dt डिवाइड बाय 2x आ जाएगा, ठीक है ना। और जब इस वैल्यू को आप इस इंटीग्रेशन में, इस वाले इंटीग्रेशन में रिप्लेस करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे तो वहाँ पे t लिख देते हैं और 2x की जगह 2x रहेगा और dx की जगह पे हम dt डिवाइड बाय 2x लिख देते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो 2x है 2x से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास t एंड dt। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा हमने ऐसा क्यों किया, उस फंक्शन को हमने जानबूझ के टी लाइट क्यों किया, क्योंकि उसका डेरिवेटिव करेंगे तो उसका बगल में उसका डेरिवेटिव ऐसे ही मौजूद है और उसका जब डेरिवेटिव यहाँ करेंगे तो dx में भी उसका डेरिवेटिव आएगा बट अपोजिट आएगा, या मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, ठीक है ना। और वो बाद में पक्के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस वजह से हमारा जो इंटीग्रेशन होता है वो वहाँ पे हमारा छोटा हो जाता है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होगा, हम इंटीग्रेशन ऑफ टी dt कैलकुलेट करें तो अगेन इंटीग्रेशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी कैलकुलेट करना है और आंसर आ जाएगा नॉर्मल x की तरह, हो जाएगा टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एन प्लस सी आ जाएगा। उस पर टी की जगह पे हम उसकी जो हमने टी लेट किया था x स्क्वायर प्लस 1 को, उसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। तो ये आपको ये दोनों मेथड से, चेंज इन डायमेंशन वाले तरीके से और रिवर्स चेन रूल वाले मेथड से, दोनों मेथड में से किसी भी एक मेथड से आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का मेथड समझ में आएगा। इसको मैं थोड़ा समराइज कर दूं, समरी में आप ऐसे कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का मेथड हम अप्लाई करते हैं वहां पे जहाँ पे एक फंक्शन है, मतलब इंटीग्रेशन हो रहा है और एक फंक्शन के बगल में एक दूसरा फंक्शन मौजूद है और एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो एक तो उस जगह पे हम इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट का मेथड यूज करते हैं सो दैट वहां पे वो कैंसिल आउट होकर हमारा जो इंटीग्रेशन होता है वो इजी हो जाता है। दूसरा आप कह सकते हैं इंटीग्रेशन हम वहां पे अप्लाई करते हैं जहां पे हमें लगता है कि किसी पर्टिकुलर आइटम को टी लेट करने की वजह से, सब्स्टिट्यूशन का मेथड यूज करके टी लेट करने की वजह से जो क्वेश्चन है, जो हमारा इंटीग्रेशन है, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो ऐसी जगह पे हम इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन के मेथड को यूज करते हैं। नाउ मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे थोड़े से सॉल्व करके दिखाऊंगा जो आपके एनसीईआरटी बुक्स के अंदर गिवन है, ठीक है ना।